हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, और आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, तो हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे हम लोगों ने बात की थी कसकट्टा हुआ, पिचर प्लांट हुआ, वीनस फ्लाइट रैफ हुआ। लेट्स तो जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि फूड अपने आप, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके ये फूड प्रिपेयर करेंगे। और जितने भी ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स। मतलब क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी का प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी एनर्जी का क्या करते हैं हम लोग, फर्दर यूज करते हैं, है कि नहीं है। तो जैसे मान लो सपोज दैट ये प्लांट्स हैं, क्लास 7th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से कि मान लो इस तरीके से प्लांट है और यहाँ पे कोई सनलाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते सन है तो सन की रेज आएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं एक पत्ती है, लीफ है, तो इस तरीके से मान लो लीफ है, राइट। और यहाँ से नीचे से वाटर आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, तो जाइलम लेके आ रहा है। अब ये जो सनलाइट यहाँ से गिर रही है इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। और ये जो CO2 है एनवायरनमेंट से ले लेंगे, CO2 एनवायरनमेंट से ले लेंगे इस तरीके से। तो इन्हें चारों चीजें मिल गई। अब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो मतलब क्या है, वही CO2 प्लस H2O आपस में रिएक्ट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, तो सनलाइट और प्लस क्लोरोफिल। क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 6CO2 और 12H2O कर लो यहाँ पे, राइट। तो ये बेसिक सी जो रिएक्शन थी ये आप लोगों ने क्लास 7th में भी इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं और वो रॉ मटेरियल्स वो प्लांट कहाँ से लेते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की बात करें तो हमें पता है कि एक तो भाई CO2 चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल नहीं होगा, तीसरा सनलाइट भी चाहिए, और फोर्थ वाटर भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि ये जो CO2 है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, ये कहाँ से लेते हैं, तो जो CO2 होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं या फ्रॉम एटमॉस्फेयर, है ना, हम लोग लिख सकते हैं कहाँ से लेते हैं, वो एटमॉस्फेयर से। क्लोरोफिल प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, है ना, प्रेजेंट इन लीव्स, वो लीव्स में ही प्रेजेंट होते हैं। सनलाइट, सनलाइट सन से आती है, और H2O कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम सॉइल। इस तरीके से जो है चार रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, एक तो CO2, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सनलाइट और फोर्थ H2। अगर इन चारों में से कोई एक भी रॉ मटेरियल एब्सेंट रहता है तो प्लांट कैन नॉट बी सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर CO2 नहीं होगा बाकी चीजें होंगी तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर वाटर नहीं मिलेगा बाकी चीजें होंगी तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसी तरीके से क्लोरोफिल या सनलाइट किसी की भी एब्सेंस होती है तो यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, याद रखना। इसीलिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए चारों रॉ मटेरियल्स का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये तो चार रॉ मटेरियल्स थे और ये कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को, ये भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, सनलाइट है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से आ रही है, ये वाटर भी जो है लेके जा रहा है जाइलम, जाइलम के थ्रू, और बाकी इसके पास क्लोरोफिल है ही, यहाँ पे ये पत्ती है तो क्लोरोफिल होगा। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और जिसका यूज हम लोग रेस्पिरेशन में करते हैं। और ये क्या बन जाता है लास्ट में, शुगर, यानी वही कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज C6H12O6 ये बन जाता है। ओके,
नेक्स्ट, अभी तो हमने देखा बेसिक सा कि हाँ एक फोटोसिंथेसिस होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस कैसे होती है एक्चुअली में, उसकी मैकेनिज्म क्या है वो हम लोगों को देखना है। लेकिन उसको देखने से पहले हमें कुछ प्लांट्स में स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात कर देंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो जैसे मान लो एक प्लांट था, प्लांट्स की एक लीफ होती है इस तरीके से, ये मान लो एक लीफ है इस तरीके से। ऐसी लीफ आप लोगों ने देखी होगी प्लांट्स में, राइट। तो प्लांट्स में ये जो ये बीच में आपको एक ये दिखाई दे रही हुई है, ये बीच में एक एक लाइन ये दिखाई दे रही है बीच में। इस बीच वाली लाइन को अपन लोग कहते हैं मिड रिब। मिड रिब का मतलब मिडिल में है, तो ये मिड रिब हो जाती है, राइट। और उससे निकलने वाली जो भी रिब्स होती हैं इनको अपन लोग बीन कहते हैं ना, बीन बीन मतलब बीन कहते हैं। और बाकी का जो ग्रीन पोर्शन होता है यहाँ पे, ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है, मान लो ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है, इस ग्रीन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमिना। ओके, अब ये तो हो गया हमारा बेसिक सा मॉर्फोलॉजी यानी उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे मान लो ये लीफ है, लीफ को मैंने क्या किया, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, और मैं क्या कर रहा हूँ उसको इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे मान लो भाई कि ये पत्ती है और पत्ती को मैंने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया, और यहाँ से काटने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसका ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से देख रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से देखेंगे स्ट्रक्चर तो हमें कुछ इस तरीके का नजर आएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर ये बीच वाला दिखाई दे रहा है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मिड रिब। जैसे हमने बताया ये क्या है, मिड रिब। और मिड रिब में ही क्या होते हैं, ये वस्कुलर बंडल होते हैं, यानी जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो यहाँ पे क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। अब जो पत्ती होती है, पत्ती की दो सरफेस होती है, एक सबसे ऊपर वाली सरफेस, एक सबसे नीचे वाली, यहाँ पे इस वाली सरफेस। तो जो ऊपर वाली सरफेस होती है इसको डॉर्सल सरफेस बोलते हैं, और नीचे वाली सरफेस को अपन लोग वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। याद रखना, ही ऊपर वाली क्या है, डॉर्सल सरफेस, और नीचे वाली क्या है, वेंट्रल सरफेस। जैसे मैं कहूं कि मेरी जो सरफेस है वो कौन सी है, डॉर्सल कौन सी है, वेंट्रल कौन सी है, तो ये पीछे वाली जो पीठ वाली सरफेस है वो क्या कहलाएगी, हमारी डॉर्सल, और ये जो आगे वाली सरफेस है ये क्या कहलाएगी, हमारी वेंट्रल सरफेस कहलाएगी। ओके, और ये हमने बताया ये क्या है, वीन है, क्या है, वीन है। और बाकी का ये जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है बताइए, लैमिना है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली ये जो लेयर दिखाई दे रही है, सबसे ऊपर वाली ये एक यहाँ पे एक बैक्सी कोटिंग होती है यहाँ पे, है ना। ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, एक बैक्सी लेयर होती है, बैक्सी लेयर। और उसके नीचे जस्ट लेयर ऑफ सेल्स होती है, इसको अपन लोग कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे, इसीलिए से अपन लोग बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको, अपर एपिडर्मिस। तो ये आ जाती अपर एपिडर्मिस, तो ये अपर एपिडर्मिस हो जाती है। इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, इन सेल्स को अपन लोग पैडी सेल्स बोलते हैं, है ना। इन सेल्स को अपन लोग बोलते हैं पैडी सेल्स ना, पैलिसेड सेल्स। और इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। में यहाँ पे डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट लिख देता हूँ, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और नीचे आपको यहाँ पे ये कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं, इन सेल्स को अपन लोग बेसिकली बोलते हैं गार्ड सेल। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या है, गार्ड सेल्स। यहाँ पे ये क्या है, गार्ड सेल्स। तो ये बेसिकली लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर था, इसको आपको याद रखना है। कभी कभी जो है बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये बीच में आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, इन स्पेस को बेसिकली अपन लोग ये देखो, ये यहाँ पे इन सेल्स के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, जिसे अपन लोग एयर कैविटी बोलते हैं, एयर कैविटी, है ना। एयर कैविटी मतलब एयर फिल्ड होती है वहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से पोर होते हैं, इन पोर को अपन लोग स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ये स्टोमेटा हो गए। तो ये बेसिकली क्या हो गया, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये है एनाटॉमी का मतलब है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है।
तो जैसे मान लो ये प्लांट्स है, प्लांट्स में ये क्या दिखाई दे रहा है, ये लीफ है, प्लांट की क्या है, ये लीफ है, लीफ। अब लीफ को मैंने क्या किया, काट करके देखा, तो काट करके देखा अभी क्या दिखाई दिया था, क्यूटिकल, हमने यहाँ पे देखा था, है ना। यहाँ पे बैक्सी लेयर जो दिखाई दे रही है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल होती है, ये ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पे पेलिसेड की जो लेयर्स होती हैं ना, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स होती हैं। ये जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम फ्लोएम किसके अंदर है, तो वीन के अंदर, मिडरिप के अंदर, सॉरी, है ना, मिडरिप। तो यहाँ पे क्या है, मिडरिप है। और ये नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है, यहीं पे क्या होते हैं आपके स्टोमेटा, गार्ड सेल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होती हैं, यहाँ पे बेसिकली जो है फोटोसिंथेसिस होती है। इन्हीं सेल्स के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने देखा कि ये जो सेल्स हैं, है ना, पेलिसेड की सेल्स, इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल से ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये पहला चीज समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इसको याद रखना है, कहीं कहीं पे स्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें जो है आपको बोल दिया जाएगा कि बताओ इसमें से ये कौन है, ये कौन है, इस तरीके से। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ याद रखना है आपको। चलो, अब नेक्स्ट चीज हम लोगों को समझना है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये क्लास 7th में, सॉरी 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका क्या करना है आपको, इस तरीके से ड्रॉ करना है, ऐसे, राइट, ऐसे। ये बाहर वाली लेयर हो जाएगी, क्योंकि डबल लेयर्ड होता है स्ट्रक्चर। ये इंटरनल लेयर हो जाएगी, मतलब अंदर वाली लेयर हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये इंटरनल लेयर हो जाती है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है, आउटर लेयर है। ये आउटर लेयर का मतलब आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जब आप क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आएंगे, सिक्के जैसे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे। ये आप खुद बनाएं, है ना, ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। और ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से ये मान लो ये इंटरकनेक्टेड है एक मेम्ब्रेन से, ऐसे, इस तरीके। और इसके अंदर क्या होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिस, और इसके पास क्या होते हैं, खुद के राइबोसोम भी होते हैं, इस तरीके से राइबोसोम है। बाकी इसके जो है थोड़ा सा लिक्विड टाइप का रहता है, यहाँ पे इस तरीके से मान लो वाटर वगैरह फिल्ड रहता है, ऐसे। तो ये तो आउटर लेयर हो। इस वाले स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फील्ड स्पेस वाला, इसको अपन लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ओके। ये तो क्या है, उसके राइबोसोम्स हैं। ये उसका क्या है, खुद का डीएनए है, राइट। ये जो आपको सिक्के दिखाई दे रहे हैं, इस सिक्के के स्ट्रक्चर को अपन लोग ग्रेना बोलते हैं। अगर हम एक स्ट्रक्चर को देखें, एक सिक्के को देखें, तो हमें वो सिक्का कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ऐसे, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को अपन लोग बेसिकली बोलते हैं थाइलाकॉइड। इसको क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड, याद रखना, थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड में क्या होते हैं, कुछ ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, ऐसे। ये जो मैं ग्रीन पिगमेंट बना रहा हूं, इन ग्रीन पिगमेंट को अपन लोग बोलते हैं बेसिकली क्लोरोफिल। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट है, यही ग्रीन पिगमेंट है आपके क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, राइट। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। प्लीज कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर दें, ओके। चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो ये होगा बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर ये समझ में आ गया तो आगे जाके आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये नहीं आया समझ में तो फिर दिक्कत आने वाली है। चलो, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लांट है, प्लांट का ही ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब ये लीफ है ना, लीफ है।
ये क्या है, टिश्यू है, वही हम लोगों ने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो हमें इस तरीके से एक सेल दिखाई देगी। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसको अपन लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट की एनाटॉमी। अब इस क्लोरोप्लास्ट को हम अंदर से देखते हैं तो हमें आउटर मेम्ब्रेन दिखती है, इनर मेम्ब्रेन दिखती है। ये इस तरीके से हमें इसका ये जो दिखाई दे रहे सिक्के जैसे, इसको अपन लोग ग्रेना बोलते हैं, है ना, ये ग्रेनम लिखा हुआ है। और एक सिक्के को, है ना, इस एक सिक्के को अपन लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं। ये बाकी का जो स्पेस है ये उसको स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपस में इंटरकनेक्टेड है उसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसको इसको अपन लोग स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लेबल कर देता हूँ स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, राइट। तो ये स्ट्रोमा लैमेली होती है जो बेसिकली ग्रेना को इंटरकनेक्टेड करती है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने होप की देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि भाई CO2 है या O2 है, एंट्री करेगी या एग्जिट करेगी तो किसी ना किसी स्ट्रक्चर से तो एंट्री एग्जिट करेगी। तो उस स्ट्रक्चर को बेसिकली अपन लोग बोलते हैं स्टोमेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर। क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से टाइनी पोर होते हैं, टाइनी पोर, टाइनी पोर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल सरफेस। हालांकि जो स्टोमेटा होते हैं, जो छोटे छोटे से पोर होते हैं, वो डॉर्सल ऊपर वाली सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं और नीचे वाली सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। नीचे वाली सरफेस पे ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा क्यों होते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टाइनी पोर को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा जनरली क्या गार्डेड रहते हैं बाय गार्ड सेल, किडनी शेप्ड सेल्स से ये गार्डेड रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये लीफ है, यहाँ पे मान लेते हैं ये लीफ है, इस तरीके से ये मान लो लीफ है। तो ये लीफ की जो वेंट्रल सरफेस है, सपोज दैट ये मान लेती है ये सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। तो इसके यहाँ पे छोटे छोटे से टीनी पोर होते हैं। इन टाइनी पोर को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें किस तरीके से नजर आएगा, थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर देखें तो हमें इस तरीके से किडनी शेप्ड सेल्स नजर आएंगी, ऐसे। ये किडनी शेप्ड सेल्स हैं। और सेल्स हैं तो भाई इसका न्यूक्लियस भी होगा। तो ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, इस तरीके से, है ना, ये न्यूक्लियस हो गया। और इन्हीं सेल्स में क्या होता है, ये इस तरीके से क्या है, क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ पे कुछ और सेल्स होती हैं ऐसे। ठीक है, जिन्हें मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, राइट, इस तरीके से। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको तो अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं अपन लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, राइट। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है एक पोर दिखाई दे रहा होगा, इस पोर को बेसिकली बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये क्या है, स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटल पोर है। और ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सेल, इन सेल्स को अपन लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्ड सेल्स, ये बोलते हैं गार्ड सेल्स। ओके, तो ये गार्ड सेल्स हो जाती हैं। नेक्स्ट, बाकी इसमें वैक्यूल्स वगैरह होंगी तो वो सारी चीजें, तो सेल है तो भाई सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है स्टोमेटा का, तो भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। फंक्शन की बात करें तो इसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, मतलब O2 एंड CO2 का, O2 एंड CO2, मतलब CO2 जब एंटर करेगी तो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी, है ना, स्टोमेटल पोर के थ्रू करेगी और CO2 को, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगी। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस, वहीं रेस्पिरेशन करेगी जिस टाइम पे, तो वो ऑक्सीजन को लेगी और CO2 को वापस निकाल देगी। तो वो निकली और एंट्री हुई वो किसके थ्रू हुई, तो स्टोमेटल पोर के थ्रू हुई। ओके, होप कि इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये लीफ है, वही है लीफ। ठीक है, लीफ है। लीफ को देखो तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर को अपन लोग, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को अपन लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल। और ये जो आपको पोर नजर आ रहा है, इस पोर को अपन लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर बोलते हैं इनको। ओके,
चलो, तो ये तो हो गया अपना स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से स्टोमेटा ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, या कहें कब क्लोज होंगे और कब ओपन होंगे। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो कब ओपन होंगे और कब क्लोज होंगे, तो याद रखना ड्यूरिंग डे टाइम की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग डे टाइम, तो दिन के समय जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली ओपन होते हैं। स्टोमेटा कैसे रहेंगे, ओपन। और ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट, नाइट के टाइम पे बताएं आप, स्टोमेटा जनरली कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं, जनरली क्लोज रहते हैं जनरली। लेकिन जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, डिजर्ट प्लांट जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि दिन के समय जनरली जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, और रात के समय ओपन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई डिजर्ट प्लांट में क्या होता है कि एक तो वाटर पहले से ही कम रहता है, अगर स्टोमेटा ओपन कर देंगे तो पानी लॉस हो जाएगा, और पानी लॉस होगा तो फिर क्या होगा भाई, फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफिशिएंसी है वाटर की, इसीलिए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके, बात करें तो जो गार्ड सेल हैं उनका। तो गार्ड सेल कैसे एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर को रेगुलेट करते हैं, या कहें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। तो जैसे मान लो कि हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है गार्ड सेल का, ऐसे ये मान लो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि पानी एंटर किया, मान लो H2O एंटर किया, इस गार्ड सेल में क्या होता है, पानी एंटर करता है। तो जैसे पानी एंटर करता है तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, सॉइल हो जाएंगी। पानी अगर एंटर किया तो गार्ड सेल कैसी हो जाएंगी, सॉइल, फूल जाएंगी गार्ड सेल। भाई गार्ड सेल फूल जाएंगी, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरते जाओगे तो एक टाइम पे तो फूल जाएगा, अब फूलते फूलते क्या होगा, वो फट जाएगा। तो फटे ना उसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ी सी हवा निकाल दोगे, है कि नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये होता है कि जैसे गार्ड सेल स्वेल होती हैं, तो स्वेल होने की वजह से क्या होती हैं, जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, यानी स्टोमेटल पोर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे स्टोमेटल पोर ओपन होंगे, वाटर क्या हो जाएगा, H2O वहां से निकल जाएगा, यानी H2O क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, पानी बाहर की तरफ निकाल देंगे। और मान लो कि पानी पानी निकल गया, अब पानी निकल गया, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, पानी निकल गया। अब पानी निकल गया कि हम, है ना, यहाँ पे मान लो कि जैसे पानी निकल गया, H2O निकल गया, अब पानी की कमी है, तो पानी की कमी है तो भाई वो थोड़ी ना मतलब ओपन कर देगा कि जिससे जो है पानी और लॉस हो जाए, है ना, अपना लॉस थोड़ी करेगा वो। इस कंडीशन में क्या होती है, जो गार्ड सेल होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, क्लोज, मतलब श्रिंक हो जाएंगी। हम लोग लिख सकते हैं गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, श्रिंक। गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, या स्टोमेटा कैसे हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, राइट। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि गार्ड सेल किस तरीके से एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जब जो है पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, गार्ड सेल स्वेल हो गई, तो स्टोमेटा ओपन हो गया, हो जाएंगे। स्टोमेटा ओपन हो गए तो वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा, और अगर जो है पानी की डिफिशिएंसी हुई, पानी की कमी हुई, तो जो है स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज रहेंगे। देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, ये किसकी कंडीशन दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, ओपन स्टोमेटा है ना, ओपन है। यहाँ पे कंडीशन कैसी, ओपन है। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है, क्लोज है, क्लोज कंडीशन नजर आ रही है, राइट। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे स्टोमेटा क्या है, ओपन है, यहाँ पे स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। इस तरीके से देखो पानी लॉस हो रहा है, कब हो रहा है, जब स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, ओके। चलो, अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया, तो डेफिनेटली आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ में आ जाएगी। अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में, या कहें कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में दो रिएक्शन होती हैं। एक को अपन लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। एक क्या है, लाइट रिएक्शन, दूसरी क्या होती है, डार्क रिएक्शन।
अगर हम सबसे पहले बात करें लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन जो होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है लाइट, यानी कि दिन के समय होगी, है ना। ये क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट होती है। हम लोग लिख सकते हैं ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, लाइट डिपेंडेंट है। मतलब जब तक लाइट नहीं होगी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, कि जैसे सनलाइट आई, अब सनलाइट आती है तो ये डायरेक्टली जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे पड़ती है, और वहां से जो है जो वाटर होता है, भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, वाटर, तो वाटर को क्या करता है, स्प्लिट करता है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को कहते हैं अपन लोग फोटोलाइसिस, याद रखना। तो इसमें क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर H2O का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। अब स्प्लिटिंग कैसे होता है, तो ये देखो H2O है, यहाँ पे क्या आई, सनलाइट, यहाँ पे क्या आई, सनलाइट, तो ये H2O इसमें टूट जाएगा, H प्लस आयन प्लस O2, इसमें H प्लस आयन प्लस O2 में ये टूट जाएगा, क्लियर। अब दूसरा आता है डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो सनलाइट की जरूरत पड़ती है केवल और केवल H2O के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की, राइट। तो अब ये H2O का मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, टूट गया, और यहां से क्या निकल गई, O2 निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो CO2 से मिलती है कि वाटर से मिलती है, तो याद रखना हमेशा जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें किससे मिलती है, वाटर की स्प्लिटिंग से मिलती है। यानी H2O कम्स फ्रॉम, सॉरी O2 कम्स फ्रॉम, ये O2 कहां से आई, कम्स फ्रॉम फोटोलाइसिस, यानी वाटर से कह रहे हैं, वाटर से। तो जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। जब वाटर का मॉलिक्यूल जो है सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, वो लिबरेट होता है, मतलब निकलता है, ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम लोग बात करते हैं डार्क रिएक्शन की, और ये जो रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है अकर इन, ये रिएक्शन कहां पे हो रही, अकर इन ग्रेना, ग्रेना में होती है। ये जो रिएक्शन होती है वो कहां होती है, ग्रेना, ओके। जो ग्रेना का स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने, सिक्के जैसे स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे थे, है ना, सैकलाइक स्ट्रक्चर, उन्हें अपन लोग क्या बोल रहे थे, ग्रेना, स्टैक लाइक, है ना। तो ये कोई लाइट रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या है, ये लाइट इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि ये डार्क का मतलब है कि रात के समय हो रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दिन के समय भी होती है। ये बेसिकली क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब लाइट होगी तब भी ये रिएक्शन होगी और लाइट नहीं होगी तब भी ये रिएक्शन होगी, ओके। इसमें क्या होता है कि जो CO2 है, जो CO2 हम लोगों ने देखा था, CO2, ये क्या करता है, उस H प्लस आयन को लेता है। जो अभी अगर हम बात करें जो लाइट रिएक्शन में क्या था, लाइट रिएक्शन की बात करें तो वो जो H2O टूटा, किस में टूटा, H प्लस आयन और O2 नेगेटिव। ये तो लाइट रिएक्शन की बात थी, ये जो बात थी वो किसकी थी, लाइट रिएक्शन की। अब ये जो O2 है, सॉरी ये जो H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन, ये H प्लस आयन क्या करता है, जो CO2 है वो उसको लेता है ना। ये जो H प्लस आयन है ये क्या करेगा, CO2 लेगा। जब CO2 लेगा, है ना, इस H प्लस आयन को, तो ये जो CO2 है वो क्या हो, अब देखो इसके पास ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, C6H12 बनाने के लिए क्या चाहिए, C6H12 बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, C6H12O6 बनाने के लिए, सॉरी क्या चाहिए इसको, हाइड्रोजन ही तो चाहिए। तो यहाँ से क्या करेगा, C6H12O6 बना लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल CO2 को क्या चाहिए, इसकी जरूरत है H प्लस आयन की। तो H प्लस आयन जैसे ही मिलता है CO2 को, वो कन्वर्ट कर देता है उसको ग्लूकोज में, राइट। अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें यहाँ पे एक बार और, तो क्या हुआ, ये सबसे H प्लस आयन H2O H प्लस आयन प्लस O2 में टूटा। O2 में टूटने के बाद क्या हुआ, जो CO2 है उसने इस H प्लस आयन को क्या किया, लिया, H प्लस आयन को लिया, तो वो किस में रिड्यूस हो गया, मतलब क्या बनाया उसने, C6H12O6, इस तरीके से बना दिया।
ठीक है, समझ में आया। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, केवल और केवल आपके H+ आयन की जरूरत पड़ती है। ओके, और ये जो रिएक्शन होगी वो कहां पे होगी, अकर इन स्ट्रोमा। कहां पे होती है, तो ये जो रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा रीजन में होती है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। देखो इस तरीके से देखा था ना, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन कौन सा था, स्ट्रोमा। और ये जो वाला ये रीजन था वो क्या था, ग्रीना। तो यहाँ पे तो क्या हुई, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ, डार्क रिएक्शन। ठीक है, क्या हुआ, डार्क रिएक्शन, राइट। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, राइट, यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन की, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें हम फोटोसिंथेसिस की, तो कैसे होगी, CO2 6 CO2 प्लस 12 H2 क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 CO2, ये बना। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये क्या कर देते हैं, वो निकाल देंगे, है ना, ये निकाल दिया बाहर स्टोमेटा के थ्रू। ये CO2 नहीं बनेगा, सॉरी, यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 6H2 है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, 6H2। यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी, सनलाइट प्लस वाटर की, यहाँ किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल की। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो CO2 है, CO2 इसने क्या किया, H+ आयन को गेन किया। H+ आयन को गेन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, C6H12O6। तो ये जो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसने H+ आयन गेन किया, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी H2 की, इसने क्या किया, इसने किया अपना H+ आयन डोनेट किया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये H2O में कन्वर्ट हो गया। तो इसका यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको अपन लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। होप कि आपको ये पूरी मैकेनिज्म, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छे से नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार दोबारा से इस लेक्चर को देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से बच्चों को नहीं आता है समझ में, डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। ओके, तो इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन एनिमल्स में न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करेंगे, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।